सभी को नमस्कार। हॉस्टल वार्डन का बहुप्रतीक्षित जो प्रतियोगिता परीक्षा है वो संपन्न की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में किसी भी वनडे एग्जाम में सर्वाधिक 6.5 से 7 लाख लोग ने फॉर्म भरा था, जिसमें लगभग 50% या फिर मान के चलिए मोटा मोटी 3 सवा 3 लाख लोग लगभग आज इस एग्ज़ाम में बैठे थे। वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, वनडे एग्ज़ाम था। हॉस्टल वार्डन भी एक ऐसा पोस्ट होता है जिसमें आपको काफ़ी टाइम मिलता है अपने बाकी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रुझान दिखाया जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके द्वारा। आज ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया है, क्वेश्चन पेपर आ गया है मेरे पास। एनालिसिस करेंगे, जितने भी पोर्शन हैं उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो इजी थे, जो सबसे बन जाते, ऐसे क्वेश्चन जो मीडियम थे, जो लॉजिक लगाने पे किसी किसी को बनेंगे और किसी को बहुत टफ लगेंगे, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा टफ थे या भगवान क्वेश्चन थे जिन्हें स्वयं ब्रह्मा अगर उतरेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में तो उनसे बनते। तो इसको हम लोग एनालाइज करते हुए चलेंगे। चलिए बिना किसी समय या वक्त को ज़ाया करते हुए देखते हैं क्या है। तो पहला आपका जो पार्ट था वो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं धीरे से स्क्रॉल करते जाऊँगा और कुछ क्वेश्चन जो मुझे विशेष रूप से लगेंगे कि इन पर टिप्पणी करनी चाहिए उनमें मैं टिप्पणी करूँगा। तो कंप्यूटर रिलेटेड जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन थे, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, काफ़ी ही व्यवहारिक या बिहेवियरल क्वेश्चन आए हुए थे। व्यवहारिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जो पोर्टल आप एक्सेस करते हैं, ठीक है, यूट्यूब हो, जीमेल हो, आपके सिंपल सी यूनिट हो, गीगाबाइट हो, पेंटाबाइट हो, मेगाबाइट हो, निबल हो, बाइट हो, इन पे ज़्यादातर सवाल पूछे गए थे। और हर बार की तरह जो मैं आपको हमेशा से बताते आया हूँ, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, एंटीवायरस, ये सब चीज़ें क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जिनको मैंने हरा सा टिक किया है। आप मान के चलिए ये वाले पोर्शन हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं। जिसको मैंने इस लाइट ब्लू से किया है, ये थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं, जहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि कुछ लॉजिक लगाने से वो क्वेश्चन बन जाता कुछ लोगों से, और कुछ लोगों को बहुत टफ लगता। एक ये जो रेड में है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, जिनको मेरे ख्याल से हर किसी ने छोड़ा ही होगा प्रायः। तो धीरे धीरे मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ क्वेश्चन, आप मैच कर लेंगे कौन से क्वेश्चन आपको ईजी लग रहे हैं या कौन से क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हैं। कुल मिला के जो कंप्यूटर वाला जो पोर्शन था वो मैं कहूँगा काफ़ी व्यवहारिक था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ शॉर्टकट कीज़ नहीं पूछे गए थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पूछा गया था, कुछ टिपिकल क्वेश्चन थे। लेकिन ऑल एंड ऑल मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति जो रोज़ ये पर्टिकुलर कंप्यूटर को यूज़ करता है या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी प्रकार के इंटरनेट से जुड़े हुए काम करता है, तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा फ़ायदा हुआ होगा। तो देख सकते हैं सिंपल डिजी लॉकर का क्वेश्चन था। अगर डिजी लॉकर आपको पता है तो डायरेक्टली बन रहा था क्वेश्चन। ऑल्टा विस्टा तो दिया हुआ है वेब ब्राउज़र में। सिमिलर क्वेश्चन थे। ये इंकजेट प्रिंटर का जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा मीडियम था। मीडियम इसलिए क्योंकि लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जो आपको हरे में दिख रहे हैं। ब्लू में दिखने वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, अब चाहे तो स्पीड कम करके देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मीडियम ब्लू में इसलिए रखा हुआ है मैंने क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट्स के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि सबसे छोटा होगा किलोबाइट, उससे बड़ा होगा मेगाबाइट, उससे बड़ा होगा गीगाबाइट और उससे बड़ा होगा टेराबाइट। तो ये जो आपके राइट में जो फिगर दिख रहे हैं, अगर आप उसको उसी ऑर्डर में जमा कर देते तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बन जाता। इसको मैंने मीडियम में रखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे 2 to the power देख के, है ना, 2 का पावर देख के, तो ये हाँ इसलिए मैंने मीडियम में रखा है। सिमिलरली जो एसेशन रीज़न है ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। यूट्यूब वाला क्वेश्चन वो सिंपल। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से हरा, ब्लू एंड रेड से हमने किया है। निबल काफ़ी कॉमन सा यूनिट है, अगर कोई टेक्निकल बैकग्राउंड होगा उसको पता होगा कि जो 8 बाइट होते हैं वो होते हैं निबल। और डायरेक्टली इसका क्वेश्चन में पूछ दिया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था। अल्ता विस्टा इज़ अ सर्च इंजन यूज टू फाइंड वीडियोज़। अल्ता विस्टा इज़ एन ओल्डर सर्च इंजन नोन फॉर टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग। ये हो सकता है काफ़ी टफ लगा होगा कईयों को, क्योंकि अल्टा विस्टा का नाम सुने हुए लगभग मुझे तो लगभग 20 साल हो गए कि अल्टा विस्टा का नाम सुना होगा हमने, क्योंकि इसको कभी भी यूज़ नहीं किया है। जो सबसे पुराना ब्राउज़र जो इंडिया में पॉपुलर है, कह सकते हैं ओपेरा सुना है हमने,
मोजिला फायरफॉक्स सुना है, क्रोम सबसे ज़्यादा कॉमन है और कुछ एलीट क्लास सफारी यूज़ करती होंगी। बट ऑल इन ऑल मैं कहूँगा कि ऑल्टा विस्टा थोड़ा सा पुराना हो गया है ना। बिंग भी एक बार सुना ही है चलिए। तो ये हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा हो। सिमिलरली मेमोरी के ऊपर है, कैश मेमोरी सबसे छोटी होगी, सबसे फास्ट मेमोरी होगी। ये फार्मूला वाला था, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो छोड़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली ये हो गया, ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ब्लूरे डीवीडी तो होती हैं, अब देखते हैं इसका आंसर आया क्या लेता है। स्टैटिक और डायनामिक रैम के क्वेश्चन भी थोड़े डिफिकल्ट थे। एंड 30 वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इजी था। तो ऑल इन ऑल कंप्यूटर सेक्शन की बात करूं तो काफ़ी व्यवहारिक पेपर था। अगर आपने कोई भी इंटरनेट रिलेटेड या उस पोर्टल, वेबसाइट या ऐप रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन किया है अपने जीवन में या फिर उसको चला कर देखा है तो आप उसके सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दे सकते होंगे। कुल मिला के इनके ये जो 30 क्वेश्चन थे उसमें से 12 बहुत ईजी थे, टफ थे 4, और मेरे ख्याल से लॉजिक से 14 सॉल्व किए जा सकते थे, ठीक है। हिंदी ग्रामर में वंस अगेन मुहावरे थे, जोड़ी थे, यौगिक शब्द थे। यौगिक शब्द थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा लोगों के लिए, युग्म शब्द भी थोड़े से डिफिकल्ट रहे होंगे, एंड सही वाक्य मीडियम रहा होगा। तो 2 इजी क्वेश्चन मान लीजिए, 1 टफ मान लीजिए और 2 मीडियम मान लीजिए। इंग्लिश, क्योंकि हमारा हिंदी भाषी राज्य है और यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की कुछ ना कुछ स्थानीय भाषा या बोली है, तो इंग्लिश थोड़ा सा कह सकते हैं कि एवरेज लेवल पे है छत्तीसगढ़ का या फिर कॉमन छत्तीसगढ़िया इंसान का। तो यहाँ पे मैं पाँचों के पाँचों क्वेश्चन को मीडियम लेके चल रहा हूँ। लास्ट में एक टेबल बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, इजी, मीडियम और टफ का, और इसको किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे अपने कट ऑफ में अराइव करने के लिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जनरल मैथमेटिक्स के बारे में मेरा ये कहना है कि ये वाला जो पोर्शन था कहीं से भी एक भी मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा, सीक्वेंस के क्वेश्चन नहीं दिखे, पैटर्न गिनने वाले क्वेश्चन नहीं दिखे। कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन दिखे जो पैनिक सिचुएशन में आपको नहीं बनेंगे। पैनिक सिचुएशन में नहीं बनेंगे मतलब देखो, 2+2 करना, 400 इंटू 128 करना पैनिक सिचुएशन में रिलेटिवली आसान होता है। लेकिन अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर को ऐसा कौन सा नंबर डिवाइड करे कि हर किसी में 9 रिमाइंडर बचे, ठीक है, या 18 रिमाइंडर बचे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में लॉजिक लगा के सॉल्व करना पैनिक टाइम में, स्पेशली जब आपके पास 100 क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं 50 से 60 क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जनरल मैथमेटिक्स का पोर्शन अगर हम लोग बात करें तो इट वाज टाइम टेकिंग, एंड यही चीज़ इसको थोड़ा टफ बनाती है। एंड चूँकि इसका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे नहीं लगा कि मोस्ट ऑफ द लोग इसको हैंडल कर पाए होंगे पैनिक सिचुएशन में। तो मेरा ये असेसमेंट है, मेरा ये निष्कर्ष है कि मैथ्स के टफ पोर्शन के कारण काफ़ी लोग को दिक्कत हुई होगी, एंड मैथ्स के कारण ही इस पर्टिकुलर पेपर का जो कट ऑफ है वो सिग्निफिकेंटली कम जाएगा बाकी पैटर्न से। बाकी पैटर्न में हमने जो ऑब्ज़र्व किया है ओवर द ईयर्स वो ये रहा है कि 100 में से कई बार लोगों ने 81, 82 भी स्कोर किए हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 नंबर के मार्क्स के यूजुअली हुआ करते थे व्यापम के जो एग्ज़ाम्स हैं, तो उसमें मैंने टॉपर्स के 112 नंबर देखे हैं, 108 नंबर देखे हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग जैसे पेपर में मैंने 130 तक देखा है कट ऑफ, ठीक है, 130 या 132 तक देखा है कट ऑफ। तो मैक्सिमम 150 में 130 जाया करते थे, वो तब जाया करते थे जब मैथ्स के सारे क्वेश्चन करेक्ट बन जाते थे। एंड इस पर्टिकुलर पेपर में मैथ्स का पोर्शन वॉज ऑन द टफर साइड, तो मुझे लगता है काफ़ी दिक्कत हुई होगी। तो किसी भी क्वेश्चन को मैं इजी में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है तो ऑटोमेटिकली आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को मैं डेफिनेटली टफ कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि लाइंस वाले क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन ये क्लास 10th लेवल में हैंडल करना बहुत मुश्किल है। एंड चूँकि हमने पिछले 10, 12, 15 सालों में कभी भी ज्योमेट्री से रिलेटेड, लाइन से, स्लोप से रिलेटेड, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने वाले जो मैथ्स हैं ये यूजुअली 11th, 12th और इंजीनियरिंग स्कोप के होते हैं। इसलिए मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि इस पोर्शन में काफ़ी दिक्कत हुई होगी इवन इंजीनियर्स को, कि बहुत सालों बाद आपको लाइन का इक्वेशन y=mx+c होता है और m का मतलब स्लोप होता है, ये कैलकुलेट करने में भी काफ़ी ऑकवर्ड लगा होगा। साथ ही साथ इस मैथमेटिक्स पोर्शन में जो भाषा थी, लाइक आइसोसेलेस ट्रायंगल, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल्स, एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, और एक जगह मुझे कुछ
एरिया भी दिखा कोऑर्डिनेटर बगल का, जिसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना, हेरॉन्स फार्मूला कुछ बोलते थे उसको। तो ये चीज़ रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट थी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए भी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इस 25 क्वेश्चन में अगर आपके 10-12 क्वेश्चन में बन गए होंगे तो आप रेस में बने हुए हैं। सिंपली स्क्रॉल कर देता हूँ और देखते हैं क्या क्या चीज़ हुई है। ये काफ़ी सिंपल है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, सब क्वेश्चंस को मैंने ब्लू कैटेगरी में दे दिया है, कुछ को मैंने रेड कैटेगरी में दिया है, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट हो जाते हैं उस टाइम पे देखना। कि जैसे मान लीजिए या दो पैरेलल लाइन की बात कर रहा है ना, जैसे दो पैरेलल लाइन है तो कौन से एंगल को आप ऑल्टरनेट कहेंगे, किसको आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। इसका कन्फ्यूजन के कारण काफ़ी दिक्कत हुई होगी लोगों को। भाई मुझे एंगल तो पता है लेकिन फिगर नहीं है तो किसको क्या बोलते हैं ये भुला जाता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन कभी भी पूछे ही नहीं गए हैं CGPSC या फिर व्यापम के एग्ज़ाम में, तो ये डिफ़िकल्ट हुआ होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसे टर्म से ये काफ़ी डिफ़िकल्टी दिए होंगे लोगों को। जैसे ये है पैरेललोग्राम में डायगोनल खींच के एरिया के बारे में पूछ रहा है, ये डिफ़िकल्ट था। सिमिलरली ये एक्सिस भी, इक्वेशन ऑफ द लाइन भी डिफ़िकल्ट लगा मुझे। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं कंजुगेटिव साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए शेप्स, क्वाड्रिलेटर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, हेक्सागोन हो गया, पेंटागोन हो गया, ये सब के इक्वेशन सॉल्व करना इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि इतने दिनों बाद अगर आप देखते हैं तो आप भी थोड़े से शॉक तो होते ही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के। तो कुल मिला के मेरा जो असेसमेंट है, मैथ्स वॉज टफ, ईजी एक भी क्वेश्चन नहीं, मीडियम 19 थे और 6 ऐसे क्वेश्चन थे तो अच्छे से नहीं हिलेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, सबका मैथ्स बिगड़ा होगा जहाँ तक मुझे पता है। अब देखते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे स्टूडेंट्स तो बनाएंगे ही, ऐसे एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे, या फिर जो कह सकता हूँ 95% ऑफ क्वेश्चन जो मुझे दिखे हैं इस पर्टिकुलर पेपर में, सब के सब घटना चक्र बेस्ड हैं। तो मुझे लगता है घटना चक्र इज़ स्टिल द किंग ऑफ CGPSC। और अगर आपने घटना चक्र सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार और प्लीज़ घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर बार काम आता है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हस्तलिखित किसने किया था? रायज़ादा जी ने किया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कमीशंस देखो, उसमें वोटर फेक रजिस्ट्रेशन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड करेंगे हो जाएगा। नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, कोई कमेंट नहीं, थंबनेल है, समझ जाएंगे आप क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, बुक्स इजी क्वेश्चन थे, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना वाज ओके। ये हरे वाले सबके सब इजी क्वेश्चन थे। एंड दिस वाज टफ क्वेश्चन, ये जो बैंकिंग रिफॉर्म्स वाले है ना, तो इनको भी मैं ऐसा ऑर्गेनाइज किया है मैंने। तो हमने पाया है कि फाइनली जो इंडिया लेवल ऑफ GS है, इसमें 7 क्वेश्चन ईजी है, मीडियम 3 है, एंड वेरी टफ कैटेगरी में 5 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स वगैरह तो मैं मान के चलूँगा कि सब मीडियम ही क्वेश्चन थे, फिर भी कुछ कुछ बहुत इजी थे। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस में इजी 2 है, मीडियम 3 है, एंड टफ इज़ 1। CGGS के क्वेश्चन सारे इजी थे, अगर कोई ठीक ठाक प्रिपेयर करके रखा है तो सबको बिना पढ़े भी सॉल्व कर दिया होगा। तो इसमें जो इजी क्वेश्चन को 5 डाल देते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, आई डोंट नो, इसमें तुक्के पड़ गए होंगे किसी के। अगर 10 क्वेश्चन है तो अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया है फिर भी सही है, अटेम्प्ट कर दिया होता तो 2 अगर सही हो गए, 8 गलत हो गए फिर भी सही है। देखो छोड़ भी दोगे तो मेरे को नहीं लगता है कि ज़्यादा दिक्कत होगी। कोई बहुत ही ज़्यादा लकी आदमी रहा होगा तो उसको बना होगा, लेकिन गिवन डैट कि इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, शायद 150 वैकेंसी है, कुछ तो वैकेंसी है इसमें, तो या 300 वैकेंसी शायद इस पर्टिकुलर पेपर में, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी उसको छोड़ भी देंगे चाइल्ड साइकोलॉजी वाले पोर्शन को, फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। फाइनली कैलकुलेशन का टाइम आ गया है, आपको दिखाता हूँ इससे रिलेटेड जो चार्ट एक्सेल शीट हमने प्रिपेयर की है वो क्या कहता है। काफ़ी ही सेल्फ एक्सप्लोरेटरी है ये पर्टिकुलर चीज़। इसमें देखिए मैंने इनको कैटेगराइज किया है पूरे पेपर को, तो इसमें हमको पता चलता है कि कंप्यूटर में कितने इजी क्वेश्चन थे, इनको सब्जेक्ट वाइज जमा दिया है। इजी कितने क्वेश्चन थे ये जमा दिया है, मीडियम कितने थे वो हमने जमा दिया है, टफ कितने थे वो मैंने जमा दिया है। जो इजी क्वेश्चन है वो टोटल 28 आए थे 100 में, एंड इसके जो करेक्ट होने के चांसेस है लगभग 95% है। तो मान के चलूँगा कि इस 28 क्वेश्चन में 26 क्वेश्चन सबने बनाए होंगे एक अच्छे स्टूडेंट ने। मीडियम जो क्वेश्चन है उसमें 75% चांस है सॉल्व करने के। तो मैं ये मान के चलूँगा कि 45 में से लगभग 34 क्वेश्चन तो लोगों ने बनाए होंगे। एंड जो टफ क्वेश्चन है उसमें लगभग मैंने
मान के चला है कि लगभग 15% या 10% के आसपास, है ना, पर्टिकुलर क्वेश्चन बने होंगे लोगों से, तो ये मान सकते हैं कि लगभग 4 क्वेश्चन इनमें से बने होंगे। इन 28 इजी क्वेश्चन में लोगों ने 26 तो सॉल्व किए होंगे। इन 45 मीडियम क्वेश्चन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोगों ने 33 बना लिए होंगे, और इस टफ क्वेश्चन 27 क्वेश्चन में हार्डली 4 लोगों के सही रहे होंगे। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस पर्टिकुलर पेपर में जो गुड अटेम्प्ट है वो होते लगभग 80 क्वेश्चन के आसपास। ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया है। अगर आपने 75 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। इसमें से जो करेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो 60 होते। 60 तो बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन है, लगभग 50 भी मान लो तो सही है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें जो आपके मार्क्स उठते वो आते लगभग 55। एंड 55 भी बहुत ही आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं रियलिस्टिकली बात करूँ तो मुझे इस पर्टिकुलर पेपर को देखने के बाद लगता है कि एनीथिंग दैट इज़ अबव 50 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो डैट इज़ अ गुड स्कोर। जैसे मान लो इसी में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 करेक्ट हुए, 20 रॉन्ग हुए, तो 60 का तो 60 मिला, और 20 का 1/4 करोगे तो 5, तो लगभग 55 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से उसमें भी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जो एग्जामिनेशन हॉल पे वर्क नहीं करती हैं, कुछ चीज़ें बिगड़ जाती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एंग्शियस कर देती हैं आपको। तो मेरा एक अच्छा ठीक ठाक गैस अगर आप माने तो अगर आपका स्कोर कहीं से भी कैलकुलेट करने के बाद 50 प्लस आ रहा है तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आप थोड़ा सा आस लगा सकते हैं। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर आपका 55 प्लस आ रहा है, 55 प्लस, तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी 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 कंफर्टेबल सिचुएशन कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों कुल मिला के जब भी कद्दू खाऊंगा अब थोड़ा सा अजीब लगेगा, है ना। तो कुल मिला के अगर आपका स्कोर जो है, अगर आपका स्कोर आ रहा है 50 प्लस, तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्कोर, और हो सकता है आप काफ़ी अच्छा रैंक लेके आए। लेकिन चूंकि वनडे है, बहुत सारे लोग के तुक्के चल जाते हैं, कई लोग के ऊपर साक्षात माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो आई थिंक 55 प्लस इज़ अ वेरी गुड स्कोर। एंड कहीं से अगर आपका 60 प्लस आ रहा है, भगवान जाने कैसे, लेकिन अगर आपके 60 प्लस आ रहे हैं तो आई थिंक 90% चांसेस है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। 50 प्लस में होप है, इसके नीचे थोड़ा सा कम होप करिएगा। 55% अधर में लटका हुआ है, क्योंकि कह नहीं सकते किसके तुक्के चल गए हों। 60% मतलब 60 प्लस है, मतलब 90% चांसेस है कि आपके बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यही मेरा एनालिसिस इस पर्टिकुलर पेपर का। सरप्राइज वाज मैथ्स, क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी पूछ दिए गए थे। कंप्यूटर रिलेटिवली इजी था, क्योंकि अगर किसी ने रोज़ वो चीज़ें की हैं, बहुत ही जनरल सी चीज़ है, यूट्यूब में सर्च करना, ईमेल बनाना, लॉगिन करना, डिजी लॉकर से संबंधित क्वेश्चन, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, इनको अरेंज करना। तो आई थिंक दीज वेयर वेरी लॉजिकल क्वेश्चंस। कंप्यूटर लॉजिकल था, हिंदी इंग्लिश एज यूजुअल थे। मैथ्स वाज वेरी टफ। इंडिया जीएस एवरेज साइड में था, सीजीजीएस बहुत ही इजी साइड में था। जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स वाला पोर्शन बोले तो मीडियम था। चाइल्ड साइकोलॉजी तो नो कमेंट्स, ठीक है, इतना ही था। तो आई रियली बिलीव कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे, थोड़ा सा ऑफ ले सकते हैं, हो जाए तो कम से कम सितंबर का अब कितना बचा है, लगभग हाँ 15 दिन तो आप थोड़ा सा ढीले ले ही सकते हैं। उसके बाद जैसे अक्टूबर आएगा तो फिर प्रीलिम्स की तरफ अपनी नाव मोड़ने की कोशिश करेंगे। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा गया हो। आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके दोस्तों के कितने नंबर आ रहे हैं, आपके कितने सही हुए हैं, आपने कितने अटेम्प्ट किए, एंड फाइनली मार्केट में क्या न्यूज़ चल रही है कट ऑफ से रिलेटेड, ये आप मुझे बताएंगे। और फाइनली इस कद्दू की तरफ से सबको जय जोहार। एंड जब भी नेक्स्ट टाइम कद्दू खाएं तो सम्मान दें थोड़ा सा उसको, है ना। सब कद्दू खाएंगे, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि क्यों कद्दू की सब्जी बनाई है आज अपने अपने माताश्री को।
आई होप एवरीथिंग इज़ गुड। काफ़ी लंबी मेहनत करी है आपने, 2-3 महीने से आप लोग जूझ रहे हो, तो आई थिंक यू ऑल डिज़र्व अ ब्रेक। रिलैक्स करिए, पढ़ाई थोड़ी सी कम कर सकते हैं, करंट अफेयर फॉलो करते रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी फिट, बी एक्टिव, go for a walk and be happy. All the best to you guys. I will see you soon.